नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक्स की बहुत ही सीरीज वाइज यहाँ पर स्टार्टिंग करने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जनरली देखने वाले हैं कि वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूरा हमारा एक सीरीज चलने वाली है जहाँ शुरू होगी आज और खत्म होगा जब चाहोगे आप। यानी मेरे दोस्त बिल्कुल भी दिल थाम करके बैठिए, हौले हौले आराम से आपको सिखा देंगे वेक्टर, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड करके आपको पढ़ाना है। ऐसे में मजा आने वाली है पूरे वेक्टर के क्लास में। बस आपको इंटरेस्टिंग लेकर के इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, बाकी तो खैर मजे मजे है। आ जाइए जी, फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। और आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितने टॉपिक्स, किस किस तरीके का, कैसा कैसा पढ़ना है। तो मेनली अगर इसकी बात करें तो टोटल मिला करके आपको ये 6 टॉपिक्स, या हम कह सकते हो कि 6 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। इस 6 चैप्टर में पहला हमारे पास डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर आएंगी, जहां पर आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशंस के बारे में जानते हो कि dy बाई डी एक्स कैसे करते हैं। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि इस पूरे सारांश के अंतर्गत कि एक वेक्टर का डिफरेंशिएशंस कैसे किया जाता है। दूसरा इंटीग्रेशंस ऑफ वेक्टर है, यानी आप इंटीग्रेशंस ऑलरेडी जानते हो सर, 12th में पढ़े, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़े, तो क्यों ना हम इसके बारे में भी जान लेंगे कि वेक्टर का इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। जो आप इंटीग्रेशंस पहले सीखे वही इंटीग्रेशंस यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, बस यहाँ वेक्टर पर काम हो रही होंगी, इतनी चीजें ही बदलेंगी। बस इतना ही दिल थाम करके आपको बैठना है। इसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये आपके पास एक नया टॉपिक्स के रूप में देखने को मिलता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्व। इसके बारे में आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे खुद से, बट ये फिजिक्स की एक छोटा सा टॉपिक्स लिया गया है जो यहाँ पर वेक्टर के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आगे पढ़ना है ऑर्थोगोनल, कर्व, लिनियर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास इस तरीके का एक बॉटल है, मान लो इस तरीके का, ये कोई ब्रांडेड का कोई बॉटल है, मान के चलो साफ करने वाला। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिए यहाँ पर, तो इस पॉइंट का पोजीशंस क्या होगा इस बोतल पर, या हम ये बताने की अगर कोशिश करेंगे, उसके लिए हम सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे। फिर अगर मान लो एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल में जहां पर हवा डाला जाता है उसका पोजीशंस क्या है उस पूरे फुटबॉल में, इस तरीके की जो कंसेप्ट है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइन एंड सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशंस। लाइन के बारे में जानते हैं, सरफेस के बारे में भी जानते हैं, वॉल्यूम के बारे में भी जानते हैं। तो बस उसके बारे में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ेंगे, वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट को जोड़ जोड़ करके पढ़ेंगे। वो भी हमारे लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद एक न्यू टॉपिक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ग्रीन्स, स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये 3 मैथमेटिशियंस का नाम है जिनके रिलेटेड यहाँ पर आपको थ्योरम दे दिया जाता है। उस थ्योरम्स के प्रूविंग भी पूछ लिया जाता है कई बार, और नहीं तो यहाँ से डेफिनेट तौर पर एक मोटा मोटी क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये गांठ बांध लीजिए, यहाँ से बड़े क्वेश्चन रहती है। कई बार 2 क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। ये बस जरूरी है कि आपके पास कितने पॉइंट ऑफ व्यू पर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, इस पर ध्यान रखा जाता है। तो ये मोटा मोटी इसके अकॉर्डिंग हमें 6 चैप्टर पढ़नी है। 6 चैप्टर में हम एक एक करके बारीकी से सभी चीज़ों को समझेंगे, बुझेंगे और खुद पर बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर, पहले इंटरेस्टिंग मैनर में, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। और आप भी रेडी होंगे, इस बात का हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं। आज की क्लास शुरुआत हो रही है, आप हेडलाइन डाल सकते हैं। आज की डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर यानी डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरुआत हो चुका है। ऊपर में हेडलाइन डाल दीजिएगा लेक्चर 1, और डेट है 9/7/2024। इस डेट पर हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशंस ऑफ द वेक्टर्स क्या है। इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, हौले हौले चर्चा करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, शर्माने वाली भी कोई बात नहीं। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इतनी ही तो करनी है आपको। तो डिफरेंशिएशंस ऑफ वेक्टर फंक्शंस में हमें सबसे पहले अगर कुछ चीज जानना पड़ता है तो हमें 2 चीजों के बारे में जानना पड़ता है। एक तो हमारे पास होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है जी, स्केलर पॉइंट फंक्शन।
और दूसरी बात हमें इसमें जानना होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इतनी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। और जो भी एग्जाम्स में डायरेक्टली तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सबका हिंट करते चले जाएंगे। स्केलर पॉइंट फंक्शंस या वेक्टर पॉइंट फंक्शंस का डायरेक्टली तौर पर डिफिनेशन से 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है और यहीं से टॉपिक्स की शुरुआत होती है। यही आपका बेसिक्स पूरा कमांड करेगा और हर एक जगह यही आएगा और इसी का हम पूरी तरीके से यूज भी कर रहे होंगे। यानी अगर हम एक वेक्टर की बात करें तो उसको जानने से पहले या उसके डिफरेंशिएशंस को जानने से पहले ये 2 टॉपिक्स क्लियर कर लेना होगा। पहला है स्केलर पॉइंट फंक्शंस और दूसरा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। आइए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको जानने से पहले हम लोगों को सीधा सीधी बात है कि जो 2 चीजें आपको जाननी चाहिए। एक तो पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, इतनी बात है। इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th 12th कहीं भी कब पढ़े हो बता देना कमेंट में, बट मेरे को याद नहीं है, ये तो तुम ही लोग बता देना भाई साहब कब पढ़े हो नहीं पढ़े हो। खैर अभी पढ़ लो, नहीं पढ़े हो तो इसकी शुरुआत 9th क्लास से हो जाती है, लेकिन नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान में समझना। मान लो कि इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही सॉलिड वाला एग्जांपल, इसको समझिएगा, बारीकी से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम फालतू बात एक भी नहीं करेंगे, आपके कंसेप्ट से रिलेटेड हट के कुछ भी बात नहीं होगी, सीधा सपाट समझने वाली बात होगी। सिंपल सा हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लो कि आपकी मम्मी, आपके घर में कोई मेहमान आया, आपकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ तो चीनी लेके आना, चाय बनाना है, मेहमान लोग आए हैं। तो पहला केस में आपकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ चीनी लेके आओ, चाय बनाना है, इतनी बातें हैं। अब हुआ क्या कि आपका घर है मान लो यहाँ पर, आपका घर है यहाँ पर, सपोज इस तरीके का आपका घर है यहाँ पर, और 100 मीटर के रेडियस में इधर भी दुकान है, 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 इधर भी दुकान है। यानी 100 मीटर के डिस्टेंस पर हर एक तरीके से, हर एक डायरेक्शन से आपका दुकान, मतलब आपके घर के चारों ओर दुकान है। इतनी पॉसिबिलिटी है आपके आसपास। चलो जी, इतना रईस वाले बंदे हैं आपके, आपके चारों तरफ दुकान ही दुकान है। तो आपकी मम्मी बोली कि बेटा चीनी लेके आओ, तो आप क्या करोगे, 100 मीटर किधर भी जाओगे और चीनी लेकर के आओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। दूसरे केस में मान लो कि आपकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ चीनी लेकर के आना, लेकिन इस केस में इस बार मम्मी बोली कि बेटा तुम्हारे पास तो ये चॉइसेस थी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी है। लेकिन दूसरे केस में मम्मी बोली कि बेटा चीनी तो लेके आना, लेकिन चच्चा के दुकान जाना तुम। किसके दुकान, चच्चा के दुकान, क्योंकि वहां सस्ता मिलता होगा या कुछ रिलेशन वगैरह है तो कुछ बहुत बात हो जाएंगी। अब मान लो कि चच्चा का दुकान है यहाँ पर, चच्चा का दुकान है यहाँ पर। अब इस बार आप 100 मीटर तो चलोगे, 100 मीटर तो चलोगे, लेकिन इस बार आपका डायरेक्शंस भी फिक्स हो जाएगा। इस बार आपका डायरेक्शंस भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ना तो आप इधर जाओगे, ना तो इधर जाओगे, ना तो इधर, ना इधर, इधर इधर, आपका चॉइस ही खत्म हो गया, आपका डायरेक्शंस यहाँ पर फिक्स हो गया। तो पहला केस में आपके पास डायरेक्शन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं थी, आप जिधर मन करते उधर जा सकते थे। दूसरे केस में डायरेक्शंस आपके पास इन्वॉल्व हो गया। तो ध्यान रहे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, खाली हमको चलना रहता है, डिस्टेंस नापना रहता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें डिस्टेंस के साथ साथ अगर हम लोगों को यहाँ डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? क्योंकि पहले केस में हम लोग को केवल ओनली मैग्नीट्यूड नापना था। अगर इसकी शॉर्ट में अगर हम बोले स्केलर क्वांटिटी क्या है, शॉर्ट सपाट आंसर में बोले तो सर स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व होती है। यानी स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। यहाँ जिधर भी जाओ हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर तो हमें चच्चा की दुकान जाना है और चच्चा का दुकान अगर पूर्व तरफ है, ईस्ट में है, तो भैया ईस्ट में जाना होगा। सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। इतनी बातें आप लोगों ने सीख लिया कि क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम लोग को 2 चीजें क्लियर करनी है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उस पर भी आ रहे हैं, विस्तार से आएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, होले होले सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, घबराइए नहीं। अब इसके बाद थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं पॉइंट फंक्शंस क्या होती है, फिर हम आएंगे स्केलर पॉइंट फंक्शंस में और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, होले होले समझेंगे, ठीक है। पॉइंट फंक्शन, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए।
कि पॉइंट फंक्शंस क्या होती है। कि मान लो कि आपके पास कोई फंक्शंस दे दिया है ऐसा, चलो फाइव इक्वल टू हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, क्लियर है इतनी बात। चलो एक पॉइंट और डाल दिए, यहाँ पर जेड डाल दिए। अब वेक्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर कम से कम 3 क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हम लोग लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या है तो बोलना। अब मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, जरा सुनना, हमने एक पॉइंट ले लिया 1, 2, 3, 1, 2, 3 हमने एक पॉइंट ले लिया। तो x के जगह 1 डालेंगे, y की जगह 2 और z की जगह 3। तो यहाँ पर देख लो 5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इतना हम करके चलेंगे। आगे देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूनी 4, 4 दिया यहाँ 12, 12 और 4 16 और 1 हो गया 17। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट हम लोग फिर पुट करें, मान लो एक दूसरा कोई पॉइंट पुट करें, सपोज हम कर लिए 1, 0, 1, ऐसा हम पॉइंट, कुछ भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार क्या हुआ देख लो, x की जगह 1 डालना, y की जगह 0 और z की जगह 1। यहाँ पर डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू जेड की जगह पर 1। इन दिस केस 1 का स्क्वायर 1, इसके वैल्यू 0 और यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू समथिंग 0, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। फाइनली हमारा आया आंसर 1। अब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात ये है, थोड़ा सा गौर करना, आराम से सीखेंगे, प्यार से सीखेंगे, होले होले सीखेंगे मेरे दोस्त। सिंपल बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। यहाँ पर देख लो, हमने जब ये पॉइंट पुट किया तो हमारा आंसर आया 17, क्लियर है इतनी बात। हमने ये पॉइंट पुट किया तो हमारा आया 1। तो यहाँ पर हमने किया क्या कि जैसे जैसे हम पॉइंट को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा आंसर भी चेंज हो रहा है। देख लो, जब हम ये पॉइंट पुट किए 1, 2, 3 तो 17 आया, 1, 0, 1 पुट किए तो हमारे पास 1 आया। यानी अगर हमारे पास पॉइंट को चेंज करने से अगर कोई वैल्यू हमारा चेंज करता है तो इस तरीके की फंक्शंस को हम लोग पॉइंट फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें, सीधी बात, नो बकवास। यानी अगर हम पॉइंट को पुट करते हैं इस फंक्शंस में, अलग अलग पॉइंट को पुट करें और अलग अलग वैल्यू देते रहा, पॉइंट फंक्शंस, सिंपली बात। यानी पॉइंट को चेंज करने से अगर किसी फंक्शंस की वैल्यू हमारा चेंज हो जाता है तो हम उसे कैसे कहते हैं, पॉइंट फंक्शंस कहते हैं। सीधा बात, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेंगे हम लोग दो चीजों पर जिस पर हम लोगों को मेनली आना है, और वो है स्केलर पॉइंट फंक्शंस और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। स्केलर पॉइंट फंक्शन और दूसरा हमें आना है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शंस और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, इसको समझते हैं। अब क्लियर कट एंड सीधी बात यहां पर हम करेंगे। अब यहां से ध्यान दो कि यहां पर हमने एक फंक्शन ले लिया 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ऐसा हमने एक फंक्शन ले लिया, कोई बात दिक्कत नहीं है। यहां पर एक फंक्शन ले लिए एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर यहाँ से के कैप। ठीक है, इतनी बात है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक बात और भी समझ लो जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है, और वो क्या, आइए जी पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सीधा बात कर लेंगे, सीधी सीधी बात। कोई दिक्कत समस्या होगा तो बोल देना, किसी को भी। कैसे बनाया जाए, छोड़ो ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आप देख लो तो हमारे पास 3 एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। अब इन 3 एक्सिस में अगर मेनली अगर हम बात करें तो जब भी हम एक्स तरफ ट्रेवलिंग करते हैं, एक्स डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम आई कैप से डिनोट करते हैं। जब हम वाई एक्सिस तरफ चलते हैं तो इसको दिखाने के लिए हम जे से डिनोट करते हैं, और जब हम जेड एक्सिस तरफ चलते हैं तो इसको दिखाने के लिए हम के से डिनोट करते हुए चलते हैं। इतनी बात है जिसको ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात। अगर कोई फंक्शन में ऐसा लिखा हुआ है,
जैसे ए वेक्टर बराबर यहाँ से 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, अगर कोई ऐसा लिख करके चल रहा है, ठीक है। इतनी बात। ए बराबर क्या लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मतलब है कि 2 यूनिट यानी 2 डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस तरफ चलना है, 3 यूनिट आपको वाई एक्सिस तरफ चलना है और 4 यूनिट आपको जेड एक्सिस तरफ चलना है। इतनी बात ही समझ करके चलनी है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलना। यानी सिंपली बोले तो आई अगर लगल है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस तरफ चलने बोलेगा, जे लगल है इसका मतलब वाई एक्सिस तरफ, और यहाँ पर के लगल है इसका मतलब जेड एक्सिस तरफ आपको डिस्टेंस ट्रेवलिंग करने के लिए ये बोलता है। इतनी बात है, इसको आप समझ लीजिएगा, छोटी सी बात थी। अब आते हैं हम लोग के फाइनली जो हम लोगों को डिस्कस करना है किस पर, वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर, ठीक है बात। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखो। हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट क्या ले रहे हैं 1, 2, 3, यही हम पॉइंट लेके चल रहे हैं। अब इस फंक्शन में पुट किए, पुट करने से क्या हुआ ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 डाले तो 1 स्क्वायर, यहाँ पर 2 डाले तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 डाले तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो 1 का स्क्वायर करके 1 आया, 2 का स्क्वायर करके 4 आया, 3 का स्क्वायर करके 9 आया, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 4 यहाँ से सीधा सीधी आ गया हमारे पास 14। क्लियर है इतनी बात। यही पॉइंट को हम यहाँ पर भी डाल रहे हैं, यानी पॉइंट जो हमारा 1, 2, 3 है, यही पॉइंट को हम यहाँ भी डाल रहे हैं। अगर हम यही पॉइंट को अगर हम इधर भी डालें और यहाँ से देख लो हमारे पास क्या सिंपली बना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस वाई की जगह पर 2 डाले उसका स्क्वायर जे कैप, जेड के जगह पर 3 डाले उसका स्क्वायर किए के कैप। अब यहाँ से समझ लो 1 का स्क्वायर 1 आ गया ये आई कैप, 2 का स्क्वायर 4 आ गया जे कैप, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया और के कैप। अब यहाँ पर ध्यान देखो, इस वाले केस में हम इसको एरो चिन्ह से डिनोट कर दे रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए ध्यान से समझिएगा। पहले वाले केस में जब हम ये पॉइंट को पुट किए तो पॉइंट को पुट करने से सिंपल हम लोगों को केवल एक वैल्यू मिला है और कुछ भी नहीं। जबकि इस तरीके से अगर आप इधर देखोगे वही पॉइंट को पुट करने से तो 1 यूनिट आई डायरेक्शंस में, 4 यूनिट जे डायरेक्शंस में और 9 यूनिट के डायरेक्शंस में, यानी 1 यूनिट एक्स एक्सिस तरफ चलोगे, 4 यूनिट वाई एक्सिस तरफ चलोगे और 9 आपको किधर चलना है जेड एक्सिस तरफ चलोगे। जबकि ये सीधा सीधी कितना कह रहा है 14 किलोमीटर या 14 मीटर मान लो ऐसे। पहले वाले केस में आपके पास आंसर आ रहा 14, यानी इसका मतलब है कि आपको 14 जिधर मन करे उधर चल सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि इसने कहा कि पहले 1 यूनिट एक्स एक्सिस तरफ, वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस तरफ ऐसे चलो, यानी 1 यूनिट एक्स एक्सिस तरफ फिर वाई एक्सिस तरफ 4 यूनिट और जेड एक्सिस तरफ 9 यूनिट। तो यहां पर देखो यहां पर ओनली स्केलर क्वांटिटीज आया है, यानी केवल मैग्नीट्यूड आया है, केवल नंबर आया है मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग सिंपली कहेंगे कि ये जो आपके पास फंक्शंस दिया है इसको हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शंस कहेंगे। और यहां पर क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी नंबर के साथ साथ डायरेक्शंस भी आया है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शंस कहेंगे। क्लियर बात, सीधी बात, नो बकवास। सिंपली बात है कि ये जो आपके पास फंक्शन दिख रहा है फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शंस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब हम पॉइंट को पुट किए तो हमको एक स्केलर वैल्यू दिया, ओनली मैग्नीट्यूड दिया। जबकि हमारे पास एफ बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शंस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब हम पॉइंट को पुट किए तो हम लोगों को केवल मैग्नीट्यूड भर नहीं दिया कि 1, 4 और 9 भर नहीं दिया, उसने कहा कि हमको डायरेक्शंस भी उन्होंने प्रोवाइड किया कि 1 यूनिट आई में, 4 यूनिट जे में और सीधा सीधी 9 यूनिट के में हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरे दोस्त यहाँ पर आपको क्या मिला है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यहाँ पर डायरेक्शंस भी मिली है। इसका मतलब है कि हमारा वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक्स की विस्तार पे। इन दोनों का डिफरेंसेस दे देते हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और वो हम लिखाना जरूरी समझते हैं। तो आइए हम फटाफट लिखवा देते हैं हमको। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे। हमारा सबसे पहला डिफिनेशन स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट
फंक्शन। ठीक है, इतनी बात है। हम क्या कर रहे हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन, सीधी बात कर रहे हैं। अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा। यहां से डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, सीधा बात। अ फंक्शन फाई एक्स वाई जेड। अच्छा जी, बहुत लोग फाई से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फाई कुछ भी नहीं है, बस ये एक डिनोट करने के लायक सिंबल है। यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो। मान लो तुम्हारा नाम एस सूरज है तो एस डाल देना, मेरा नाम अर्जुन है तो हम ए डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाने का एक टेक्निक है। फाई बस इतनी ही समझ करके चलना है। फाई एक्स वाई जेड इच said to be a scalar point function if its change with या फिर its provide if it provide different values for different points क्लियर है। इतनी बात है जिसको आपको लिखनी है। दूसरी बात, हम लोग आ जाते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर। एग्जाम्पल्स जो पीछे दिए हैं उसको में से कोई उतार लेना, या हम यहीं लिख देते हैं एग्जाम्पल फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, सीधी बात हो गया। दूसरा हम आ जाते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस में क्या होगा, सीधा सीधी यहाँ पर हम सीधा सीधी लिख रहे होंगे कि अ फंक्शन एफ वेक्टर, इसमें एरो चिन्ह डाल दीजिएगा जिससे वेक्टर का पता चले, एक्स वाई जेड इज said to be a vector point function if it provide different values for different points x, y, z। यहाँ पे लिख दीजिएगा x, y, z। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका एग्जांपल्स भी देना तो था। एग्जांपल्स के रूप में आप ये लिख लोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और जेड स्क्वायर के कैप। इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको चलनी है। ये हो गया दोनों का डिफिनेशंस। एक एक नंबर के लिए इनमें से कोई एक पूछ लेता है तो आप ये ध्यान में रख करके चलेंगे, सीधा बात है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए फटाफट अब हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक से यहाँ पर आगे की चर्चा को बढ़ा रहे हैं और हम एक एक करके वो तमाम चीज़ों के डिस्कशंस जारी रख रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को नॉर्मली तौर पर बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेंगी। आ जाइए जी, फटाफट हम लोग वो सीख लेते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर अगर हम आगे की चर्चा करें तो सिंपली है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे न्यू तरीके से। तो हम फटाफट यहाँ से कुछ बहुत बातें हैं जिसको आपको दिमाग में बैठा करके चलनी है, वो ध्यान रखिएगा। मान लो कि अगर आपके पास एक वेक्टर फंक्शंस दिया, अब हम यहाँ पर पूरी तरीके से वेक्टर पॉइंट फंक्शंस पर काम करेंगे। वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, अच्छा कई बार हम इसको शॉर्ट में वेक्टर फंक्शंस भी कह देंगे, तो आप ये समझ के चलिएगा कि ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली बात है कि हमने एक वेक्टर फंक्शन ले लिया इस तरीके से, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ से हमने ले लिया टी क्यूब आई कैप, थोड़ा सा टी क्यूब अच्छा नहीं लिखा है तो थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, आई कैप प्लस में 2t जे कैप, और फिर हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 6t स्क्वायर के कैप। हमने ये एक वेक्टर क्रिएट करके चले। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, टी क्यूब आई कैप 2t जे कैप 6t स्क्वायर
के कैप हम लोगों ने इतनी बातें यहाँ से दिमाग में बैठा करके चले हैं, सीधी बात है, दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब मान लो कि इसका हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करनी है, इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो ध्यान रखो यहाँ वेरिएबल है टी, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, टी। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम क्या करेंगे, सीधा बात कि इसको लिखेंगे df अपॉन dt इस तरीके से। और यहाँ से ध्यान दो, जब हमको t के रिस्पेक्ट में करना है कोई भी वेक्टर को, तो जनरली ऐसा करते हैं कि i वाला को सेपरेटली, j वाला को सेपरेटली और k वाला को सेपरेटली डेरिवेटिव करके छोड़ देते हैं। सिंपली बात देखो, t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3t², इतना हो गया। i है तो i कैप लगा देंगे। 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ j है तो j कैप लगा देंगे। 6 है, t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2t, और यहाँ पर k कैप लगा देंगे। तो यहाँ से अगर फाइनली आंसर देखें तो 3t² i कैप, यहाँ पर 2j कैप, और यहाँ से 12t k कैप आ गया। तो ये हमारे पास जो निकल करके आया वो कहीं ना कहीं इस वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव निकल करके आया। और डेरिवेटिव करना इतना ही इजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लग खपाने की कोई जरूरी, परेशानी, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी। अगर इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और दे देता है, मान लो कि अगर आपके पास ये एक और फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, चलो 3t i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 6k, या हम लोग को यहाँ पर कुछ और ले लेना चाहिए, t² k कैप हम लोगों ने ये टर्म हम लोगों ने लिया है। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम लोगों को करना है, ठीक है, तो हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे df अपॉन में dt, सीधी बात इस तरीके से। अब देख लो 3t का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा, i तो i लगा देंगे। -2 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ t का कोई टर्म नहीं है, यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इंटू j कैप लगा देंगे। यहाँ t² का 2t हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो 3i हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो 2t, और यहाँ से k कैप आ जाएगा। देखो हुआ क्या कि यहाँ t² 3t का डेरिवेटिव 3 हो गया, i तो i लगा दिए, यहाँ t का कोई टर्म नहीं है यानी कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, j तो j लगा दिए, t² का 2t हुआ और k तो k लगा दिए। सिंपली ऐसे ही डेरिवेटिव करना है। अब मान लो इसी केस में वो आपसे सेकेंड डेरिवेटिव पूछ ले, क्या पूछ ले आपको, सेकेंड डेरिवेटिव, तो आप इसी को एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे, यानी d2f/dt2 अगर तुमसे पूछ ले तो क्या करोगे, इसी को डेरिवेटिव कर दोगे। 3t² का डेरिवेटिव करोगे तो 3t² का 2t एंड i कैप लगा देंगे। यहाँ पर देख लो t का कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब 0 इंटू j कैप हो जाएगा। यहाँ पर t है ना जी 12, t का डेरिवेटिव 1 इंटू k कैप लगा देंगे। सीधी बात, 3 दूनी यहाँ से करेंगे तो 6t i कैप, यहाँ से तो ये 0 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 12 k कैप आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अगर इसी केस में यहाँ पर आपसे सेकेंड डेरिवेटिव पूछ देता तो d2f बाय यहाँ से dt2 कर देते, सीधी बात। और यहाँ से होता क्या कि यहाँ t का कोई टर्म नहीं है तो 0 इंटू i कैप हो जाता। यहाँ 2t का डेरिवेटिव करोगे तो 2 इंटू k कैप, ये 0 इंटू समथिंग खत्म, यहाँ पर सीधा सीधे 2k, और ये आपके पास बन करके आ गया आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस रूप में दिया हुआ है, आप नॉर्मली उसको वैसे ही डेरिवेटिव करते होगे, मतलब वैसे ही डेरिवेटिव करोगे जैसा कि हम पहले जानते हैं या पहले से हम जान रहे हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि i वाला को सेपरेटली, j वाला को सेपरेटली, k वाला को सेपरेटली करके i j k कैप लगा देना है, काम हो जाती है खत्म। सीधी बात, नो बकवास, बाकी फर्स्ट क्लास। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा इसी पॉइंट पर। अब यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत और इसमें चर्चा करें कि आपको किस किस तरीके की चीजें हैं जिसमें ध्यान रखने वाली बात है, तो ये हम लोगों ने डेरिवेटिव सीख ही लिया है। और आगे बढ़ जाते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब कुछ बहुत बेसिक्स बातें हैं जो आपको यहाँ पर हम आपके सामने रखने वाले हैं। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। हमारे पास वेक्टर ए है, t का पावर 4 i कैप माइनस 6t² j कैप और प्लस में 12t k कैप हम लोगों ने ये दे दिया है। और आपको पता करना है dA अपॉन में dt, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा खुद से ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको आकर के देखिएगा। तो अभी हम तो इसका सॉल्यूशंस कर ही दे रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पॉज करें, वीडियो को रोके, फिर से बनाएं, और फिर नहीं बनता तो इधर देख ले।
अगर इसका डेरिवेटिव करोगे एक बार तो डी ए अपॉन हो जाएगा डी टी। यहां से देख लो टी का पावर 4 का तो 4 नीचे आ गया, टी का पावर में कमी होगा यानी 4t³ आई कैप हो जाएगा। -6 तो 6 टी स्क्वायर का सीधा सीधे 2t एंड जे कैप हो जाएगा। प्लस में 12 है, टी का वैल्यू 1 हो गया और सीधा सीधे यहाँ के कैप क्योंकि 12 हो गया, टी का डेरिवेटिव 1। इन दिस केस करोगे तो 4t³ आई कैप -12t जे कैप और यहां से करेंगे तो 12 के कैप हो जाएगा। अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करना चाहते हो तो d2a बाय यहाँ से dt2 हो जाएगा। इन दिस केस करोगे तो -4 तो 4 t³ करोगे तो 3t² आई कैप आ जाएंगी। यहाँ से -12t का डेरिवेटिव 1 इंटू जे कैप और यहाँ t का कोई टर्म नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से 4 तिया 12 t² आई कैप और यहाँ से -12 इंटू जे और ये हमारा बन करके आ गया आंसर। तो कहने का मेरे दोस्त सिंपल सटीक सा सिंपल सा साधारण सा टिकाऊ आंसर यही है। डिफरेंशिएशन करना अगर कोई वेक्टर को कहे तो बस आपको आई वाला को सेपरेटली, जे वाला को सेपरेटली, के वाला को सेपरेटली करके काम को कर देना है, खत्म। सीधी बात, नो बकवास। बाकी फर्स्ट क्लास। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बांटने से बढ़ता है, मेरा भी बढ़ जाएगा तो आपको भी दान में कुछ ना कुछ दे ही देंगे। आइए जी थोड़ी बहुत आगे चर्चा कर लेते हैं। अब इसकी चर्चा थोड़ी सी हम आगे बढ़ाएं इससे पहले कि हम कुछ बहुत बेसिक्स जो वेक्टर से रिलेटेड आती हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि वही बेसिक्स जो है वो बहुत ही मजेदार तरीके से आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करना तो बनता है और कुछ बहुत एडवांस लेवल की भी यहाँ चीजें आएंगी, उसको भी आपको बताएंगे। तो कहीं भी नहीं जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम हैंडसम है तो आप भी स्मार्ट हो। आइए फटाफट यहाँ पर चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे सीधा सीधी हम बात करने वाले हैं किस पर, तो हम यहाँ पर सम बेसिक्स फंडामेंटल फॉर्मूला पर डिस्कस कर लेते हैं या सम बेसिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट। हेडलाइन डाल लेते हैं इतनी बात, सम बेसिक फंडामेंटल या सम बेसिक्स कंसेप्ट कर लेते हैं, कंसेप्ट। आ जाइए जी, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है आज की क्लास में। क्या क्या होने वाली है, कैसे कैसे होने वाली है, उस पर बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते कि आखिर वो वेक्टर दिखेगा कैसे। हाउ वेक्टर विल बी सो फो टेन 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 टेन। थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोग की चर्चाएं चलेंगी मजेदार तरीके से। देखो पहला हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, पहला। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, सपोज दैट a1i प्लस b1j, ठीक है जी, और यहां से हमारे पास c1k, इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखनी है। या हम ऐसा कुछ कहें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, इतनी बात है। अच्छा, वेक्टर को आप a से डिनोट करो, b से डिनोट करो, c से डिनोट करो, या मन करता है तो अगर आपकी नाम अगर कुछ भी है, चिंगचोंग भी है, तो आप यहाँ पे c डिनोट करो, उससे कोई मतलब बनता ही नहीं है। सीधी बात हो जाती है कि आपको वेक्टर को कैसे लिखना है कि यहाँ पर कोई नंबर आएगा, i आएगा, b1 आ जाएगा, j आ जाएगा, c1 आ जाएगा, k आ जाएगा। अब इसका मोटिव क्या है वो थोड़ा समझाते हैं, इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा यहाँ पर कर देते हैं। आइए जी फटाफट सीधी बात कर देंगे, नो बकवास, इसकी बात नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। लो ये मेरा बन गया एक्सिस। थोड़ा सा सब्र रखना यार, थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरे पास 3 एक्सिस बन गया है। अब 3 एक्सिस से रिलेटेड कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर दिया है, ए वेक्टर a1i b1j c1k, क्लियर इतनी बात? तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर इधर हमारा x एक्सिस है, इधर हमारा y एक्सिस है और इधर हमारा z एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, तो a1 डिस्टेंस जो है वो हम लोगों को इधर से इधर चलना होगा, इतना a1 डिस्टेंस मान लो। और अगर इधर b1j लिखल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को b1 डिस्टेंस हम लोगों को इधर ट्रेवलिंग करना होगा। और अगर यहाँ से c1 लिखल है तो c1 डिस्टेंस हम लोगों को z डायरेक्शंस में ट्रेवलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। और इन सभी का
नॉर्मली जो है वो इसी को एक कोलैब करके ये वेक्टर को लिखा जाता है, यानी कि नॉर्मली तौर पर ये वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है a1i प्लस में b1j प्लस में c1k, ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब अगर ये हुआ तो हम a1 इधर चलना है, b1 इधर चलना है, c1 इतना डिस्टेंस चलना है, और इन सभी को लिखने का, प्रेजेंटेशन करने का ये एक टेक्निक है, या कह सकते हो कि भैया ये आपके पास एक वेक्टर को शो करने का ये एक तरीका है। नॉर्मल सा बात, सीधी बात, नो बकवास। इसी में अगर एग्जांपल्स के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो पहले तो समझा ही दिए हैं, एक बार और समझ लो। मान लो a बराबर आपको दे दिया है 2i प्लस में 3j और प्लस में दे दिया है यहाँ पर 4k। तो सीधी बात हम लोगों को इतनी ही समझ लेना है कि यहाँ पर हम सीधी बात क्या कह सकते हैं कि 2 यूनिट x एक्सिस तरफ, 3 यूनिट y एक्सिस तरफ, 4 यूनिट z एक्सिस तरफ चलना, z एक्सिस तरफ चलना है। यानी यहां से यहां तक हम 2 डिस्टेंस नापेंगे, यहां से यहां तक हम 3 डिस्टेंस नापेंगे, और यहां से यहां तक हम 4 डिस्टेंस नापेंगे, और उसको देखने के लिए हम वेक्टर में ऐसे लिखते हैं। ये पहली बात है जिससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया। सीधी बात है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बोल दीजिएगा, हम बता देंगे मेरे दोस्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ जाइए फटाफट। अब यहां से आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट पर, फटाफट चर्चा कर लेते हैं। सीधा सीधी बात, नॉर्मली बात। मान लो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ हो, सपोज हमने ए वेक्टर ही ले लिया, यहाँ पर a1i कैप प्लस में b1j कैप प्लस में यहाँ पर c1k कैप, इतनी दिया हुआ है, और कोई आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे, कोई इससे आपको क्या पूछे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम a के साथ इस तरीके का मोड डाल करके डिनोट करते हैं, और इसका बस मतलब इतना ही होता है कि जो i का कोफिशिएंट है उसका कर लेना है स्क्वायर, जो j का कोफिशिएंट है उसका कर लेना है स्क्वायर, फिर जो k का कोफिशिएंट है उसका कर लेना है स्क्वायर, और फिर इसके अंदर डाल देना है रूट। सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। करना क्या है, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, और फिर रूट डाल देना है। इससे इसका मॉडुलस निकल करके आ जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल दे देंगे तो और भी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ जी फटाफट इसको सीख लेते हैं। ये सारी बातें आप जानते हो, लेकिन धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चल रहे हैं। एक अच्छा कंसेप्ट या अच्छा जो थ्योरेटिकल जो हम कंसेप्ट को बिल्ड करना चाहते हैं उसमें छोटी छोटी चीज को ही पकड़ करके आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि देखो अक्सर हम क्लास में पढ़ाते वक्त वही चीजों को प्रॉब्लम में पाते हैं स्टूडेंट को, उसको बड़ी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आती, छोटी छोटी चीजों को ही वो फंसा हुआ रहता है। इस वजह से ध्यान में रखनी है इस बात पर कि मॉडुलस में क्या करना है, तो हम इस तरीके की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ध्यान से समझो। यहां पर मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू तुमको दे दिया 2i प्लस 3j प्लस में दे दिया है 4k। तो हम इसका अगर मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो a के ऊपर इस तरीके का मॉड डाल देंगे, और करेंगे क्या, 2i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और इसके ऊपर रूट डाल देंगे। इन दिस केस देख लो, 2 के स्क्वायर सीधा सीधी 4, 3 के स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर सीधा सीधी 16, 16 और 4 20, और 9 सीधा सीधी ये आ जाएगा 29। तो इस तरीके से मॉडुलस निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको ज्यादा इस चीजों पर कमांड बन सके। हम इस बार ले लेते हैं b नाम करके, कोई भी b से बेबी फॉर दिस। तो इस बार हम 2i ले लिए, इस बार -3j ले लिए, और इस बार -4k ले लिए। कोई दिक्कत समस्या होगा तो बोल देना। अब इससे क्या होगा कि अगर हमको b का मोड निकालना है तो b के ऊपर मोड डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का करेंगे स्क्वायर, यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर, यहाँ पर -4 है तो -4 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर सभी टर्म प्लस में था तो प्लस को नॉर्मली आप स्क्वायर में ऐसे ले लिए, लेकिन अगर माइनस साइन रहे तो उसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस रहेगा तो उसको भी हम लोग लेते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे रूट, और यहाँ से सीधा सीधी हमारा रूट 2 का स्क्वायर सीधा सीधी 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके यहाँ 16, जिसमें सीधा सीधी यहाँ भी आंसर आ जाएगा 29। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि मॉडुलस निकालने में बस आपको i का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करके रूट डाल देना है। जो आंसर आएगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इतनी बात ही आपको समझ करके चलनी है। थोड़ा समय देख लेते हैं क्योंकि अभाव रहती है समय की। ठीक है, हम लोग के पास 40 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। 20 मिनट या 10 मिनट और चलेंगी, इस पर थोड़ी बहुत और चर्चाएं हम लोग की आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं यूनिट वेक्टर पर। एक तीसरा कंसेप्ट आता है यूनिट वेक्टर के ऊपर। यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है सर, वो थोड़ा बताइए कि यूनिट वेक्टर क्या है, कैसे है, क्यों है। सीधी बात, मान लो कि तुम्हारे पास ए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर दिस मींस a1i प्लस b1j और प्लस में c1k, इस तरीके का कोई आपके पास वेक्टर है। सीधी बात, सिंपली तरीके से ये समझ के चलना है। और अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले इसको क्या करो कि इसका मॉड निकाल लो। मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर करके रूट डाल दिए हैं, तो ये मॉड आ गया, मॉडुलस आ गया। तो जब कभी भी किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है तो यूनिट वेक्टर मिलता है। ध्यान रखें कि किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से आपको एक यूनिट वेक्टर मिलता है, और वो यूनिट वेक्टर को ए कैप से इस तरीके से डिनोट करते हैं। सीधी बात, इसको समझ के चलना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेक्टर b है और इस वेक्टर b को उसी के मैग्नीट्यूड से ऐसे डिवाइड कर देंगे, इसका यूनिट वेक्टर मिलेगा जिसको b कैप से दिखाएंगे। सीधे बात, इस तरीके से आपको समझ करके चलनी है। और इससे रिलेटेड अभी हम एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में दे देंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप आराम से इस चीजों को समझ करके चल सकते हैं। यानी सीधा सीधी बात इतना ही समझ लेना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो क्या करना है, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देना है। यानी अगर ये कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ हो, ओहो ये क्या हो गया, अगर ये कोई वेक्टर, क्या क्या हो रही है मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं। तो अगर ये कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और उसको डिनोट करेंगे ए कैप से। सीधी बात, इतना ही है। तो ये जो ए कैप है वो इस वाले वेक्टर का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। एग्जांपल दे देते हैं, आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी फटाफट देखिए इधर एग्जांपल। मान लो हम यही वाला चीजें यहां से ले रहे हैं, ए बराबर अभी थोड़ा देर पहले ले लिए 2i प्लस 3j प्लस में क्या कर लिए 4k। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, तो क्या किए थे, 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर क्या कर लिए थे 4 का स्क्वायर। तो यहां से सीधा सीधी ये बन करके आया था 4, ये बना था 9 और ये बना था 16, इसमें से ये बना था 29 रूट के अंदर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इससे ही डिवाइड कर देंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड से। तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसको ए कैप से दिखाएंगे। इसका मतलब अगर देखो तो ये वेक्टर कितना है, तो 2i है प्लस में 3j है और प्लस में यहाँ पर 4k है, और इस वेक्टर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 29 के रूट से डिवाइड कर रहे हैं। यानी क्या किए कि यूनिट वेक्टर निकालना था, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, यानी ये वेक्टर लिख दिए, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। इसको सेपरेटली भी 2/√29 आई कैप लिख सकते हो, प्लस 3/√29 जे कैप लिख सकते हो, और प्लस में 4/29 रूट के साथ और के लिख सकते हो। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर निकल करके आ जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। बाकी सारे अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, वो ध्यान में रखिएगा, वो नोट पॉइंट आपको लिखवा देते हैं। सीधा सपाट तरीके से आ जाइए, देखिए कुछ नोट पॉइंट है, इसको मेंशन करिएगा। कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर से आपको क्या फायदा है, इसको निकालने से क्या फायदा है, तो ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शंस देता है। मान लो कि अगर ये वेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ ए वेक्टर, ठीक है, तो इस ए वेक्टर का डायरेक्शंस किधर जाएगा ये बताने का काम करेगा कौन, यूनिट वेक्टर। यानी कि सीधा सीधी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कि यूनिट वेक्टर प्रोवाइड और डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर का क्या प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्शंस प्रोवाइड करके चलता है। ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना है कि कभी भी कोई भी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शंस पता करना है, सीधा सीधी है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, डायरेक्शंस मिल जाएगा। इतनी बात समझना। तो हम लोगों ने ये पॉइंट को बहुत ही मेनली बहुत जगह पर हम यूज करेंगे, आगे आने वाले बहुत सारे कंसेप्ट वहां पर होंगे,
जहां पर हम इस चीज़ों को बहुत बारीकी से यूज करेंगे और वहां पर फिर आपको इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं इसका मतलब बस इतना ही दिमाग में रखना कि उस वेक्टर का हम डायरेक्शंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी बात, ठीक है। बाकी फर्स्ट क्लास, यानी यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करता है क्या, डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का। यानी शॉर्ट में लिखेंगे तो अगर हमारे पास इसको शॉर्ट में मैथमेटिकली अगर लिखने की जरूरत पड़े तो ए कैप जो होता है वो डायरेक्शन देता है किसका, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देख लो वेक्टर अगर नॉर्मली लिखा हुआ है तो उसमें एरो चिन्ह डाल रहे हैं, और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसमें कैप डाल रहे हैं। इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतनी बात कि ए कैप डाला हुआ है तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, और एरो डाला हुआ है तो नॉर्मल वेक्टर को डिनोट करता है, और अगर वो इस तरीके का मॉड में डाला हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तीनों बातें क्लियर हैं। हम शॉर्ट में कहीं पर आपको लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी भी उसकी यूजेज पड़े तो ठीक ठाक है। हम यहाँ पर बॉक्स बना के थोड़ा सा लिख देते हैं। ये जो है वो सिंपली एक वेक्टर को डिनोट करता है, ये वेक्टर को डिनोट करता है। दूसरा ये जो है आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। बहुत बार हम देखे हैं कि पढ़ाते वक्त लास्ट में कंफ्यूज होता है कि मैग्नीट्यूड क्या है और ये वेक्टर कौन है और यूनिट वेक्टर को लिख कैसे रहे। ये जो आपके पास देख रहे हो ये वाला जो कैप लगा हुआ है इसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए में एरो चिन्ह है, वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। मैं इस तरीके का मॉड डाले हैं, मैग्नीट्यूड है, कैप डाल दिए हैं, यूनिट वेक्टर है। तो सीधा सीधी इतना 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसको भी हम लोग सीधा सीधी रख लेते हैं कहीं पर जगह पर ठीक ठाक तरीके से। तो इतनी बात है जिसको हम लोगों ने फाइनली सीख लिया है। तो फाइनली आज की क्लास को रखेंगे यहीं तक। कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बारीकी शानदार और सटीक तरीके से और भी बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट के साथ। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक्स वाले जो जितने भी पोर्शंस है उसमें कुछ एडवांस लेवल की वेक्टर की कंसेप्ट को अभी ऐड करेंगे। उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं डेरिवेटिव के अंदर वो हम आपको पूरी बातें बताएंगे। इससे 2 थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट वाला रहता है, उसको हम करवाएंगे, जिसमें से एक थ्योरम कंटिन्यूअसली हर बार पूछा जाता है पिछले बार को छोड़ करके। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर सीधा सपाटा तरीके से इस चैप्टर को बहुत ही नॉर्मल वे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट आपकी ज़रूरी हो ही जाती है ताकि हमें मोटिवेटेड हो। और दूसरी बात कि आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने से आप चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। आ जाइए फटाफट, हम कुछ बहुत बातें यहाँ पर आपको इसकी नोट भी हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सीधी सीधा बात है, हम करवा लेंगे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।